औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज एंड जेंटलमैन, हिडन आई के अगले प्रोग्राम के साथ हाजिर खिदमत है। मिर्ज़ा गालिब का एक जुमला, एक शेर मुझे अक्सर याद आता है। ऐसा आसान नहीं लहू रोना, दिल में ताकत जिगर में हाल कहूँ। मैं ये जब शेर पढ़ता था तो मैं कहता था लहू कैसे रोया जाता है। आंसू से तो मैं बहुत दफ़ा रोया, लेकिन एक वक्त ज़रूर आया जब मैं लहू रोया। वो लहू उस दिन रोया जिस दिन मैंने कराची की सड़कों पर तड़पती लाशें देखी। जब मैं अपने टूटे हुए मोटरसाइकिल के साथ, मेरी जेब में चंद रुपए थे और कराची के सड़कों के ऊपर खड्डे में लगने के बाद मेरा व्हील टेढ़ा हो गया और मैं पेट्रोल डलवाता या व्हील सीधा कराता, उस दिन मैं लहू रोया। मैं उस दिन भी रोया जब एक बाप अपने बच्ची और अपनी बीवी के साथ बाहर निकला और बारिश में एक गंदे नाले में डूब के उनकी लाशें हाथों पे उठा के लाया। उस दिन भी मैं लहू रोया। लहू में उस दिन भी रोया था ख़वातीनो हज़रात, जिस दिन कराची के अंदर एक मां अपने बच्चे की शादी की तैयारी कर रही थी और सिर्फ 4 दिन पहले उसको मोबाइल छीनने वालों ने टीटी के जोर पे मोबाइल छीनते हुए गन शॉट से मार दिया। जहां वो उसके हाथों पे मेहंदी लगने का इंतजार करती थी, जहां उसके माथे पे वो सेहरा सजने का इंतजार करती थी, वहां उसने उसको कफन पहनाया। ख़वातीनो हज़रात, मैं उस दिन भी लहू रोया। ऐसे ही लहू रोने वाले कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन लहुओं को रोते भी हैं और हथेली पे रख के दिखाते भी हैं और दुनिया को बावर भी कराते हैं कि लहू रोना जरूरी नहीं है, मातम करना जरूरी नहीं, बल्कि अपने हक के लिए बाहर निकलना भी है, एहतजाज भी करना है। अरबाब इख्तियार की दीवारों को हिला देना भी हमारा काम है और उन्हें बताना है कि तुम लहू मत रो, बल्कि अपना हक मांगो। ख़वातीनो हज़रात, हिडन आई अपनी कोशिश करती रहती है कि अपने आप को किसी और आंख से दिखाए। आज ऐसे ही कुछ लोग हमारे इस प्रोग्राम में शरीक हैं। मैं सबसे पहले तारुफ कराना चाहूँगा, पाकिस्तान लेवल पे इंसानी हकूक़ के लिए एक बहुत सीनियर मेंबर हमारे पास हैं, एहसन नवाब साहब। थैंक यू वेरी मच एहसन। और मेरे दूसरे लहू रोने वाले मेरे दोस्त, मेरे साथी व्लॉगर हैं, अपनी ही डोमेन में बहुत काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनको बहुत हिम्मत दे। हसन बेग, थैंक यू। शुक्रिया सर। मैं, लेडीज एंड जेंटलमैन, इंट्रो तो आपने मेरा देख लिया होगा, अंदाजा हो गया होगा कि मैं क्यों और यहां किन को लाया हूं। मैं पहला सवाल एहसन नवाब से कहता हूं। एहसन नवाब, पाकिस्तान दिन ब दिन मसाइल की हमाजगा बनता जा रहा है। कहीं ना लॉ एंड ऑर्डर की सहूलत है, ना काम, ना रोजगार। कब तक सहते रहोगे ये सब कुछ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो नदीम भाई आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, एक वीनस जैसे प्लेटफॉर्म पे एक शानदार प्रोग्राम का आगाज़ करने का, जिस पे आप अवामी मसाइल पर भरपूर गुफ्तगू करते हैं और उनकी निशानदेही करते हैं। मेरी नेक तमन्नाएं, दुआएं आपकी और आपकी टीम के साथ हैं। नदीम भाई, आपने जो अपने तारुफ़ी कलमात में जो किया तो दिल खून के आंसू रोने लगा। पाकिस्तान बिलखसूस कराची जो है मसाइल के अंबार लग गए हैं। लेकिन सबसे पहले मैं हाल पर बात करूं, मैं आपको थोड़ा पहले ले जाना चाहूँगा माजी में। पोस्ट पार्टीशन और इमीडिएट प्री पार्टीशन जो था, प्री पार्टीशन और इमीडिएट पोस्ट पार्टीशन, कराची को पेरिस ऑफ ईस्ट कहा जाता था, टूरिज़म हब था। हमारा शुमार क्लीनेस्ट सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड में होता था नदीम भाई, और आज द मोस्ट लीस्ट लिवेबल सिटी, दुनिया का बदतरीन गंदा तरीन शहर बन चुका है। नदीम भाई, हमें आज टोक्यो, हांगकांग, दुबई से compete करना था, लेकिन आज हमारा शुमार डमास्कस, सीरिया और ये अल्जायर्स और लागोस जैसे शहरों में होता है। नदीम भाई, 70 की दिहाई के बाद जिस तरह इस शहर को लासानी फसादात की दलदल में धकेल दिया गया, उस वक्त से आज तक हम महरूमियों का शिकार हैं। बेहतरीन। हसन, मुझे एक बात बताओ, इतना बड़ा सिटी, सबसे पहले हमें तो काउंटिंग में नहीं लिया गया। कहां 1.5 करोड़, कहां 2.5 करोड़ प्लस आबादी। कराची की कैलकुलेशन ही क्यों नहीं ली जा रही? बाकी मसाइल तो हम बाद में लड़ेंगे। देखिए, एहसन भाई ने एक बात कही कि कराची जो है पहले खूबसूरत होता था, लोग मिसालें दिया करते थे। अब जो है कराची कचरे का ढेर बन गया, बन नहीं गया है, बना दिया गया है।
सही है, ये शहर की सड़कें धुलती थी एक ज़माने में, और जो है हम बारिशों में निकलते थे तो हम अपनी फैमिलीज़ के साथ एंजॉय करते थे। आज अगर कोई अपनी फैमिली के साथ निकलता है तो वही जो आपने इंट्रो में बात कही कि उसका बच्चा भी मरता है, उसकी बीवी भी मरती है और उसकी लाश भी नहीं मिलती। और अफसोस ये होता है कि किसी के कानों पे जू नहीं रेंगती यार, मतलब क्यों नहीं एफआईआर होती उस इलाके के डीसी के ऊपर, क्यों नहीं सवाल होता उधर के एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर, कैसे मर गया? कुत्ते का बच्चा थोड़ी था, इंसान का बच्चा था भाई। वो दुनिया भर में अगर बात कर रहे थे ममालिक के, उन ममालिक की, जिन ममालिक की बात कर रहे थे कि बहुत ही घटिया हालात है, लेकिन उधर जानवरों के भी हकूक होते हैं। यहाँ पे इंसानों के हकूक नहीं है भाई। यहाँ पे अगर मैं रोड पे निकलता हूँ तो मुझे नहीं पता होता मैं वापस जिंदा रहूँ, घर वापस पहुँचूंगा भी या नहीं पहुँचूंगा। मैं दिन में 10 बार अपनी बीवी को फ़ोन करता हूँ सिर्फ ये एहसास दिलाने के लिए, हाँ भाई मैं ज़िंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ, ये बताना पड़ता है मुझे ना। और मैं, मेरी वाइफ कहीं जा रही होती है तो मैं बोलता हूँ लोकेशन शेयर कर देना अपनी, मुझे पता होने चाहिए कि तुम कहाँ पर हो। ये बना दिया गया है ना। हम लोग नफसियाती हो रहे हैं दिन ब दिन ना। हमारे पास कोई मोटरसाइकिल वाला आके रुक जाता है रास्ता पूछने के लिए, हम घबरा जाते हैं कि मोबाइल तो नहीं छीन रहा, मार तो नहीं देगा मुझे। मैं अपनी वाइफ के साथ कहीं आइसक्रीम खाने जाता हूँ तो मैं उसको बोलता हूँ शीशा नीचे नहीं करना, कोई तुम्हारी बंदूक ना रख दे भाई। ये हमारे यहाँ हो रहा है और अफसोस ये हो रहा है कि ये मतलब ये कहीं डिस्कशन में ही नहीं है, ये कहीं ऐवानों में बात ही नहीं हो रही इसके बारे में कि लोग सड़कों पे जलील मौत मर रहे हैं और वो एडवाइस ये कर रहे हैं कि आपसे कोई ये मोबाइल फोन मांगे तो आप दे देना उसको। क्यों दे दूं भाई? बड़ी मेहनत से कमाया हलाल रोजी का मोबाइल है भाई, कैसे दे दूं मैं अपना लैपटॉप यार? कल को तुम बोलोगे तुम्हारी बहन बेटी की इज्जत पे कोई हाथ डाले तो वो भी लूटने देना, आवाज नहीं उठाना वरना मार देगा। ये कौन सा लॉजिक आया है? वो भाई आप एडवाइस दे दें, आप तहफ़्फ़ुज़ दें शहरियों को, जो कि आपको देनी है नहीं दे रहे आप। पता नहीं कौन से गांव गोट से आके उठ के इधर मुसल्लत हो गए और बड़ी जेब खोल के यहाँ का सारा पैसा सब कुछ लूट के चले जाते हैं। आप बर्बाद कर दिया ना आपने। दफा हो हमारे शहर से भाई, अगर आपको नहीं हो रहा तो बता दें, हम कर लेंगे ठीक यार। पहले भी किया, माजी में किया ना, सब कुछ किया। आज कराची के शहरी की जाने माल कुछ भी महफूज नहीं है। आज कोई शख्स बाहर निकलता है तो वो किस तरह के रोड, आपने सड़कें देखी हैं? एक भिखारी होता है ना, उसके कपड़े कहीं फट जाते हैं तो क्या कहता है, पेमन लगा देता है। आज कराची की रोडें एक भिखारी की तरह है, जहां से कहीं खड्डा होता है वो पेमन लगा देते हैं। अरे भाई ये हमने तो कभी भी नहीं देखा था कि इस तरह से बनता है। बोलते हैं कि हमारा एक, ये मैं फेसबुक पे बताते हैं ये सारा ना, कि वो जो लालू खेत जो है एक छोटा सा इलाका, वो लाहौर से ज्यादा टैक्स देता है। अब दुनिया शहर पाकिस्तान में कहीं भी रोड बनती है, कहीं भी तरक्याती काम होता है, कहां से पैसा जाता है? इस शहर से पैसा जाता है, मेरे और आपकी जेब से पैसा जाता है, और मुझ पे नहीं लग रहा। हम आज अपनी नौकरियों के लिए तो बात ही नहीं कर रहे, हम बोल ही नहीं रहे कि हमें नौकरियां दो, हम बोल रहे हैं हमें जीने का हक दे दो यार। ऐसा, मैं तुम्हारी बात काटता हूँ, ऐसा एक बात बताएं, आप पाकिस्तान लेवल पे काम करते हैं, मैं सिर्फ ये बोलूँ कि कश्मीर, हम फ़लस्तीन पे भी बात कर लेते हैं, लेकिन कोई ऐसा अरबाब इख्तियार ऐसा नहीं है कि हम अपने ही शहर के मसाइल पे उस तरह बहस कर सकें, उस पर डिस्कशन कर सकें। जबकि हमारे मुजाहरे देखे जाएंगे, हम कश्मीर के मसाइल पे जाएंगे। अब हम कहते हैं हमारी फोर्सेस दुनिया के 34 मुल्कों में लड़ रही हैं, 40 में लड़ रही हैं, तो अपना मुल्क पुरअमन नहीं हो पा रहा, ये क्या होंगे? नदीम भाई, बड़े अफसोस की बात है, बल्कि आज से अगर हम 15-20 साल पहले चले जाएं तो हम इन्हीं इशूज़ पे बात कर रहे थे, और आज भी रोज़ कहीं इस कराची के मसाइल पर कॉन्फ्रेंसेस हो रही होती हैं, कहीं सेमिनार्स हो रहे होते हैं, कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस और कहीं एहतजाज, लेकिन बज़ाहिर कोई हल नहीं नज़र आता। जैसे मेरे भाई हसन बेग ने कहा कि कोई वाली वारिस ही नहीं है, हमने खुद अपने शहर को अपने हाथों से तबाह बर्बाद कर दिया। हमें ये भी नहीं पता नदीम भाई, जैसे आपने फरमाया, हमें अपनी पॉपुलेशन का, अपनी आबादी का नहीं पता। जी हाँ, टाउन प्लानिंग ही नहीं है। हमने इसको कंक्रीट का जंगल बना दिया है। जहां पहले 50 लोग रहते थे वहां आज 500 लोग रह रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोग इतने मसाइल पर गिर गए। हम तो सिर्फ समझे एटम बम, टाइम बम पे बैठे हुए हैं। किसी भी वक्त आज ये शहर अनगवर्नेबल हो जाएगा बहुत जल्द, इसको संभाला भी नहीं जाएगा। आज अनमैनेजेबल है, कल अनगवर्नेबल हो जाएगा नदीम भाई। और इस पे हमारे अरबाब इख्तियार, फेडरल हुकूमत, प्रोविंशियल हुकूमत, बल्दियाती इदारे, कहीं कोई नजर नहीं आता। बिल्कुल सही कहा ऐसा।
हसन ये बताओ, हम इतने अरसे से काम करें, आज तक गवर्नर्स देखो पूरी दुनिया में कहते हैं, बरतानिया कहता है कि अगर वो सूरज हमारे सर पे कभी निकले ही ना जब हमारे पास बल्दियाती इदारे ना हो, तो क्या समझते हैं कि बल्दियाती इदारे ना बनाने की कौन सी ऐसी तकलीफ है हमारे अरबाब इख्तियार को? नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि कराची किसी की भी तरजीहात में शामिल है और कराची के बारे में कोई सोच रहा है। तो असल कराची में तो बहुत अरसे तक कराची की अपनी ही आवाम की हुकूमत भी रही है, चाहे वो बल्दियात में देख लें, चाहे या उनका भी स्टेक नहीं तो था। आप उस दौर की बात, जिस दौर की बात करें, उस दौर में रोडें भी धुलती थी सर। उस दौर में क्यारों में फूल लगे होते थे। सही है, आज कोई भी गटर का ढक्कन गायब होता है, उधर आप जो है ना दरख्त की एक डंडी लगा देते हैं यार, डंडा फंसा हैं? ये उस गटर का ढक्कन नहीं लगाते आप ना, और उस गटर में हमारी बहन बेटी बच्चे जाके मर भी रहे हैं और आपको कोई पूछ नहीं रहा। मुझे नहीं समझ में आता कि पूरी पाकिस्तान में हर छोटे से छोटे शहर के अंदर बल्दियाती इलेक्शन हो गए, कराची के अंदर नहीं करने। क्यों नहीं करने? क्योंकि इनको इनका हक देना पड़ेगा, जो कि देना नहीं चाहते। मैं बोल रहा हूँ ना, तरजीहात में शामिल नहीं है ना। मसला ये है कि जब मुझे गिना ही नहीं गया है तो मेरे हकूक की बात कौन करेगा? सबसे बड़ी बात ही नहीं है। तो जब मैं हुई नहीं, जब मैं किसी फाइलों में एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो मेरे मरने का काम होगा नहीं होगा। ना मेरे मरने का काम होगा, ना मेरी नौकरी का काम होगा, ना मेरे वसाइल का काम होगा। जब मैं हुई नहीं, मैं तो हुई नहीं, मैं तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, मैं उनके पेपरों में लिखा हुआ ही नहीं हूं भाई। तो इस तरह के बहुत सारे लोग हैं। आज कराची की आबादी 1,07,00,000 दिखती है आपको? बिल्कुल लगती नहीं है। मेरा ख्याल है गुलिस्तान 4 करोड़ होगा इतना बड़ा। 4 करोड़ की आबादी का शहर है ये, आपने 1,60,00,000 गिना हुआ है। तो जब आपने आधी से ज्यादा 2.5 करोड़ लोगों को गिना ही नहीं है, तो उन 2.5 करोड़ बंदों की हकूक की बात कोई करेगा? तो बस यही हो रहा है सर। हम तो बस इंतजार कर रहे हैं कि पता नहीं, शायद कोई यहाँ पे सुपरमैन आएगा, कोई स्पाइडरमैन आएगा, या हमें खुद बनना पड़ेगा, तो फिर ही बेहतर हो सकता है। लेकिन ये जब तक ये जो 15 साल से जिनकी हुकूमतें हैं, बल्दियात में भी जो मौजूद हैं, जो उससे पहले जो वफाक में भी रहे, मुझे नहीं लगता कि पीपल्स पार्टी का कोई इरादा है सही करने का, और शायद वो आगे भी नहीं होगा। जब मैंने कई बार उनसे इंटरव्यूज किए, तो कि मैंने बोला भाई, तो बोलना बल्दियात नहीं है तो एडमिनिस्ट्रेटर तो है ना, तो एडमिनिस्ट्रेटर है तो मुझे बता दें कौन सा रोड बना हुआ है। आज पता नहीं KCR के नाम पे बेवकूफ बनाया जा रहा है। आज पता नहीं पूरा, आप जाके देखें ना, गुलशन की हालत देखें, यूनिवर्सिटी रोड की हालत देखें आप। आप कराची में कोई बंदा नाक से सांस नहीं लेता, हम मुंह से सांस लेते हैं। सही है, इतनी धूल है, इतनी मट्टी है, इसकी बात ही नहीं कर रहे हम लोग। सही है, कराची में आपको आसमान नजर नहीं आता, आपको पता है? बिल्कुल। कराची में से चिड़िया गायब हो गई हैं, परिंदे गायब हो गए। क्यों? अरे भाई, नहीं रहते जानवर ऐसे घटिया माहौल में, हम इंसान रह रहे हैं। तो ये शहर की हालत। बिल्कुल हसन, मैं इसी मौजू पे अभी, क्योंकि माहौलियात पे भी बात करनी थी। हसन हम लोगों ने ह्यूमन राइट्स के प्लेटफॉर्म से हमने कराची के अंदर माहौलियात पे भी काम किया। वाकई ऐसी कौन सी तरजीह है कि हम लोगों को सिर्फ पैसा खाना है? हमें ने एक चीज को अपना सिर्फ एक बिजनेस हब बना लिया, उसकी जरूरियात, उसकी जिंदा रहने का, उसको यानी कि यूं समझ लें हमने अंडे सोने की उस मुर्गी को जिबा करने की तैयारी कर ली है। उसके अंडे खाने से हमें कोई, उसकी सेहत उसके जिस्म को जिंदा रखना हमारी तरजीह में शुमार नहीं है। माहौलियात की तरजीह तो बिल्कुल ही दूर की बात है। तो जब माहौलियात पे काम किया था, कोई इदारे में कोई नजर आया कि कोई इस मौजू पे काम करता हुआ? नदीम भाई, अफसोस सद अफसोस, जैसा हसन भाई ने फरमाया, कराची किसी की तरजीहात में नहीं है। और आपने माहौलियात की बात की तो वो तो फिर शायद बहुत ही लिस्ट में नीचे चला जाता है। देखिए, आज कराची को जो मोस्ट लीस्ट लिवेबल सिटीज़ कहते हैं, तो जो उसका पैमाना होता है, तो उसमें एक होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें एजुकेशन, उसमें हेल्थ केयर, उसमें कल्चर, इन्वायरमेंट, सब में ज़ीरो हैं। आप मुझे बताएं, आज वाकई हम लोग नफ्सियाती हो चुके हैं। आधी से ज़्यादा हमारी जो कराची के शहरी हैं वो नफ्सियाती और डिप्रेशन के मरीज़ बन चुके हैं। आप सड़कों पे जाते हैं, धूल, मट्टी, धुआं, खड्डे, जोड़ों का दर्द, मोरों का दर्द। आप जो है, आपका हेल्थ केयर सिस्टम बिल्कुल ख़त्म है। आज डेंगू या कोई मलेरिया आ जाता है, थोड़ा सा भी, हमने देखा पिछले दिन डेंगू आया, हमारा हेल्थ केयर सिस्टम कोलैप्स कर गया। नदीम भाई, यहाँ पर ना लॉ एंड ऑर्डर है, ना आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है। आपका जो हमारे अभी साबका वजीर आज़म थे, उन्होंने एक रात भी कराची में स्पेंड नहीं की, जिसकी वजह से उनको वोट मिला था। कराची वालों ने उन पर वोट किया। जी, मैं खान साहब की बात कर रहा हूँ। तो कोई ऐसी तरजीहात नज़र नहीं आती हमारी गवर्नमेंट की कि कराची को देखे, ये 60% से ज़्यादा आपको रेवेन्यू जनरेट करके देता है, इस पे 1% भी आप नहीं लगाते।
तो मतलब आपका ख्याल है कि बिल्कुल भी तरजीह नहीं है? बिल्कुल भी नजर ही नहीं आती नदीम भाई। हम भी इसी शहर में, आप भी इसी शहर में हैं, कहीं ना पार्क्स हैं ना कोई स्पॉट्स हैं, हम लोग सिर्फ एक नफ्सियाती मरीज बने फिर रहे हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, हसन हमारे साथ हैं, एहसन हमारे साथ हैं। समझदार लोगों की कमी नहीं है, इस्तेमाल कोई नहीं करता। मिलते हैं ब्रेक के बाद, फिर बात आगे चलाते हैं। थैंक यू। हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे एहसन नवाब। हसन से जज्बाती हैं, थोड़ा सा हल्का हाथ रख के बात करने की कोशिश करता हूँ। हसन, लॉ एंड ऑर्डर दुख देता रहता है हर वक्त। आज भी एक वाकया हुआ गुलिस्तान जौहर में, एक लड़के को सिक्योरिटी के इदारों ने रोकने की कोशिश की, नहीं रुका, गन शॉट मार दिया पकड़ के। दुनिया के अंदर हमेशा ऐसा तरीका होता है कि सिक्योरिटी इदारे ज्यादा उसको थोड़ा जख्मी करते हैं, ये कोशिश करते हैं कि पहले एड्रेस करने की, नहीं होता तो थोड़ा जख्मी करते हैं अगर वो काउंटर अटैक करता है। लेकिन हमारे यहां पकड़ के मार दिया। अब क्या? देखिए, मुझे जिस वाक़े की आप जिक्र कर रहे हैं, मुझे इसके बारे में इल्म नहीं है, मैं पता करूंगा कि क्या सिलसिला हुआ है। लेकिन अभी हालिया आपने देखा होगा कि एनईडी के अंदर एक बच्चे को मार दिया गया डकैतों ने, और जो है वो बच्चा चीखता रहा, चिल्लाता रहा, वो अपने दोस्तों की तरफ देखता रहा कि शायद उसका कोई दोस्त बचाने आएगा, लेकिन अफसोस के साथ उसको कोई बचाने नहीं आया। सब वहाँ पे उसकी मौत का तमाशा देख रहे थे और शुक्र मना रहे थे कि हम बच गए यार। अरे यार, अब मतलब क्या हो गया है? मतलब हमारे यहाँ पूरी दुनिया में ना है, एक कॉल पे 3 मिनट के अंदर पुलिस आ जाती है। हमारे यहाँ पिज़्ज़ा जल्दी आ जाता, पुलिस नहीं आती। पुलिस नहीं आती। तो ये हमारा आलम है। मैं कतई इस बात के, लोग बोलते हैं कि लोगों को असला उठा लेना चाहिए, खुद फैसला करना चाहिए, मैं कतई इसका कायल नहीं हूँ कि ऐसा होना चाहिए। अरे भाई, क्यों? हमारा काम थोड़ी है ये काम तो आपका है ना, आप ठीक से कर नहीं रहे। अब इनके ऊपर प्रेशर बिल्ड होता है तो ये क्या करते हैं, ये जो है इस तरह के जो बेचारे बच्चे होते हैं उनको मारना शुरू कर देते हैं। डकैतों को तो मार नहीं सकते। सही है। तो इन लोगों को, अगर डकैत को कोई पुलिस वाला, कोई आम शख्स मार भी रहा होता तो पुलिस वाला उसको तहफ्फुज में लेके जाता है। लेकिन आम आदमी जो बेचारा निहत्था है, जो आपके ऊपर फायर नहीं कर रहा, जो आप जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं, तो उसको आप गोलियां मार रहे हैं। ये आज पहली बार थोड़ी हुआ है। आपको याद होगा कुछ चंद साल पहले एक छोटी बच्ची मर गई थी, जो अपनी फैमिली के साथ ही गाड़ी के अंदर आके पुलिस मुकाबले के दौरान उसको गोली लगी थी। हमारे यहाँ तो होता रहता है, और इसके ऊपर कोई, आप देखिएगा हमारे यहाँ कोई भी चीज़ होती है वो 4 दिन ट्रेंड पे रहती है, 5वें दिन उसके ऊपर कोई बात भी नहीं करना पसंद करता। हमारे यहाँ लोग बोलते हैं कि हम अपने किसी के हक के लिए बात करेंगे तो हमारे चैनल्स को रेटिंग नहीं मिलेंगी, हमें एड्स नहीं मिलेंगे, ये तो कंट्रोवर्शियल बात है। सही है, हम तो इस पे, हम तो फनी बात करेंगे, हम तो ये बात करेंगे, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो बस पता नहीं, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस शहर को कोई ओन नहीं कर रहा। इस शहर से सब कमा रहे हैं, नोच रहे हैं, खा रहे हैं, वही एहसन भाई वाली बात। और फिर जो है इस शहर की बात भी नहीं कर रहे। 60%, 70% रेवेन्यू दे रहा है ना, पूरे पाकिस्तान को पाल रहा है। 90% सिंध को दे रहा है रेवेन्यू भाई, और कराची में मुझे लगता है 9% भी नहीं लग रहा है इधर। और ये आज से नहीं है सर, हमने तो जब से आंख खोली जब से यही देखा है। हम लोग बोलते हैं कि कराची जो है लावारिस है, बोलता हूँ कराची को हर किसी ने अपने बाप की जागीर समझा हुआ है। आओ खाओ चले जाओ बस। इधर कोई कहाँ आप कभी नौकरियों का, गवर्नमेंट की नौकरी एक आम आदमी बात नहीं करता। हम सोचते ही नहीं। हमारे घर वालों ने हमें तरबियत ही नहीं दी। हमारे घर वालों ने बोला बेटा ये इंटर करो, बीकॉम करो, उसके बाद एमबीए करो, फिर जाके नौकरियों के धक्के खाओ, उसके बाद भी नौकरियां नहीं मिलती। पढ़ा लिखा लड़का यहाँ पे फूड पांडा बाइकें चला रहा है, या फिर वो लिम्का बेच रहा है। आप कभी जाए ना हुसैनाबाद पे, पूछो वो जो लिम्का बेच रहा है कितना पढ़ा हुआ है, वो बताएगा मैंने एमबीए किया हुआ है, बताएगा मैंने बीकॉम किया हुआ है। क्योंकि उसको मालूम है कि गवर्नमेंट नौकरी तो छोड़ दो, आज मुझे प्राइवेट नौकरी भी नहीं मिल रही। ये कराची के लड़कों के साथ हो रहा है। आप किसी भी जगह जाएं, वहां पे देखें आप गैर मुकामी, अभी जो वो जो एनईडी के लड़के मारा, गैर मुकामी थे ना सारे सर। तो बस यही सारी चीजें आपको, बिल्कुल सही बोला, चेक एंड बैलेंस ही नहीं है ना, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, कोई चीज लिखा पड़ी नहीं है। इसी वजह से आपका शहर जो है तबाह होता जा रहा है। बेहतरीन बात हसन। ऐसा क्या हम रेवोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं? क्या कोई खूनी रेवोल्यूशन देखते हैं आप? मुझे इन बातों से लगता है कि कराची के अंदर एक ऐसा बूस्ट होगा, अवाम के अंदर एक ऐसा बूस्ट होगा, अल्लाह मेरी जुबान ना करे, मुझे लगता है कभी कभी कि अवाम के अंदर ऐसा इश्तियाल पैदा हो जाएगा कि जो हमें किसी गलत रास्ते पर डाल देगा। जी नदीम भाई, अल्लाह ना करे, जैसे आपने कहा कि हम इस तरफ जाएं किसी खूनी इनकलाब की तरफ। लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, जो हालात हैं, जहाँ ना कोई चेक एंड बैलेंस है, जहाँ पर आप के
गैर मकामी तादाद जो है वो बढ़ती जा रही है नदीम भाई, जैसे और अभी उनका ऐसा- कोई रिकॉर्ड भी नहीं है। रिकॉर्ड नहीं है उनका, ये सबसे खतरनाक तरीन बात उनके है। पास शनाख्ती कार्ड नहीं होते। आज जितने भी लोग जी, जी, चिंची चला रहे हैं, आप जी, उनसे जी, पूछें बिल्कुल, बिल्कुल। शनाख्ती कार्ड दिखाओ। जी जी, आज एक के पास शनाख्ती कार्ड नहीं है वो सर। बल्कि आपसे उल्टा लड़ते हैं, उल्टा आप पे वो चढ़ दौड़ते हैं कि हमारे पास नहीं है। तो नदीम भाई बिल्कुल इससे पहले कि हम किसी खूनी इनकलाब की तरफ जाएं, हम तबाही के दाने पे तो ऑलरेडी हम मौजूद हैं अभी नदीम भाई। कुछ अरसे पहले एक मैच हुआ पाकिस्तान और अफगानिस्तान का, शारजा के अंदर अफगानी क्राउड ने पाकिस्तानियों के साथ बदतमीजी की। जी बिल्कुल। उन्होंने 590 लोग वहां से निकाल दिए ठीक हो गया। कि तुमने हमारे शहर का अमन कैसे खराब किया। जी बिल्कुल। भाई हम लोग भी वेलकमिंग लोग हैं, आप आए यहाँ पे, सबको वेलकम करता है कराची। लेकिन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में भी अगर आप वहां पे बदतमीजी करेंगे, शहर के कानून तोड़ेंगे, वो निकाल देते हैं। निकाल दो। लेकिन यहाँ से कोई निकालता नहीं है, यहाँ पे कुछ भी कर लो आप, कोई कुछ नहीं करता। कराची में बंगाली भी है, बर्मीज भी है, गिलगिती भी है, हर कौम है, पंजाबी, देखो, बलोची, साला सिंधी, साल से रह रहे हैं। सब कुछ जी, जी, है। साला साल हमारे से। भाई हमारे साथ खाते हैं, पीते हैं, सब कुछ है। और हम तो चाहते हैं, अरे भाई जब आप घर में सबसे ज्यादा पैसा लेके जाते हो, आप फख्र करते हो कि यार मेरे वजह से हो रहा है, मैं पाल रहा हूं सबको, है। हम यहाँ पे चाहते हैं कि लोग आए, लेकिन यार इस शहर का अमन तो दफा नहीं करे ना आप। सही है। लोग बोलते हैं कि यार आप उसके खिलाफ बोल रहे हो, उसके खिलाफ बोलते हो। अरे भाई शारजा के अंदर भी उन्होंने निकाल दिया, उन्होंने कहा नहीं, हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए, आप हमारे मुल्क का अमन तबाह नहीं अमन करें। दबाने। लेडीज एंड जेंटलमैन, एक बात जरूर कहूं, अभी बात को तो कंटिन्यू करता हूं, वो ये कि जहां खाने के लिए प्याला रख देंगे, बाजरा रख देंगे, वहां परिंदा उतरता है। तुम दोनों ने कराची की सड़कों के ऊपर बेहतरीन खाने का इंतजाम देखा होगा। जिन्होंने कुछ नहीं करना वो वहां लंगर खाते हैं। मेरा बड़ा इख्तलाफ है हिडन आई के इस प्लेटफॉर्म से, लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं जरूर कहता हूं कि जिन्हें मुफ्त में रोटी खाने की आदत पड़ जाती है वो मेहनत नहीं किया करते। ऐसा दोनों से बारी बारी ये सवाल पूछूंगा, ऐसा तुम क्या कहते हो? क्या इससे हम लोग एक माशरे में एक माजूर लोग पैदा नहीं कर रहे? जी नदीम भाई बहुत मैंने बशीर फारूकी साहब को पर्सनली हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की जी जी कि इससे ज्यादा स्किल्ड कर दो लोगों को, जितना पैसा आप उनको हल्के हल्के इसको कम करते जाओ, लोगों को रोजगार पे लगाओ। जी जी बिल्कुल नदीम भाई, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। इसमें अमूमन दो राय पाई जाती हैं। हमारे बड़े अच्छे सोशल एक्टिविस्ट हैं, बहुत बड़ा काम करते हैं, जेडीसी के जनरल सेक्रेटरी जफ़र अब्बास साहब, तो उनसे भी मेरी इस मौजू पे बात हुई थी, तो बड़ा अच्छा जवाब दिया था। एक जैसा आपने बताया कि उनको स्किल्ड कर देना चाहिए हमारे लोगों को। एक फैक्ट्री लगती है 10 करोड़ में, तो ला दे कोई 10 करोड़, आज लगा दे। आज उस दस्तरखान पे मुझ जैसा कोई सफेद पोश खा के चला जाता है, जिसके घर में 2 वक्त का खाना मुश्किल हो गया नदीम भाई, वो कहाँ जाएगा फिर? आज हम ये दस्तरखान बंद करवा देते हैं कि यहाँ पर चोर डकैत गैर मकामी खा के जाते हैं। हम जैसे सफेद पोशों का क्या होगा, उनका क्या करेंगे जिसके घर में 2 वक्त की रोटी नहीं है नदीम भाई? जो आप आजकल हालात हैं वो कैसे करेंगे नदीम भाई? तो बिल्कुल आपका बिल्कुल सवाल बहुत दुरुस्त और बजा है। इसको आहिस्ता आहिस्ता हम दूसरी तरफ भी शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन एक प्रॉपर प्लानिंग से। लेकिन मैं इसके भी बिल्कुल खिलाफ हूं कि एकदम से इस दस्तरखान को बंद कर दिया जाए। हसन, तुम क्या कहते हो? देखिए मैं एहसन भाई की बात को सेकंड करूंगा। देखिए बात ये है, सारा सिलसिला ये मोबाइल फ़ोन है। इस मोबाइल फ़ोन का अगर कोई गलत इस्तेमाल कर रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ी मैं मोबाइल फ़ोन बंद कर दूंगा, मैं उस गलत करने वाले को पकड़ूंगा। सही है। हमारे दीन में तो हर चीज़ का कफारा खाने से है। हमारे तो हर बोलते हैं खुशी गम में खाना खिलाओ। बहुत अच्छी अगर किसी भूखे को खाना खिला रहे हैं और वही जो वेलफेयर है, जो भी है, सही है, वो स्किल भी तो प्रोवाइड कर रहे हैं ना। सैलानी है, जेडीसी है, अल खिदमत है, ये सारे स्किल पे भी काम कर रहे हैं और बहुत बड़ा काम कर रहे हैं शहर के लिए। तो अगर वो ये काम कर रहे हैं, के बारे में भी आज मिनट चल रही है इनकी बहुत। अनफॉर्चुनेटली वहां पे अगर 1-2 लोग जो है इस तरह के वो खाना खा लेते हैं, तो वो किसी चोर डकैत को खाना नहीं खिला रहे, वो एक भूखे को खाना खिला रहे हैं। सही है। तो वो अगर भूखा जाके कोई गलत रास्ता इख्तियार कर रहा है तो सवाल उनसे नहीं पूछना चाहिए, सवाल पूछना चाहिए उस निजाम से कि उसने ऐसा क्यों किया। उसको नौकरी तुम नहीं दे रहे, उसके बच्चों को बेहतर मुस्तकबिल तुम नहीं दे रहे, सेहत तुम नहीं दे रहे, इंसाफ तुम नहीं दे रहे, और तुम बोल लो कि मैं खाना भी नहीं खिलाऊं, मरने दो उसको। सर ऐसा मुमकिन नहीं। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं सिर्फ आपसे ये पूछ
आपके प्लेटफॉर्म से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि देखिए, हम दूसरे इलाकों पे, अगर हम दूसरे सूबों में चले जाते हैं, ये शहरी इलाकों से दूर जो हमारी कच्ची आबादियां हैं, जो दीगर इलाके हैं, वहां रोजगार का जरिया इतना अच्छा नहीं है जितना कराची के अंदर वहाँ पे भी सड़कों पे सर अवेलेबल दस्तरखान सारे जो है ना जेडीसी और सैलानी के चल रहे हैं पूरे पाकिस्तान वो में, मैं मानता वो हूँ, भी कराची से ही चल रहे हैं। लेकिन मैं अभी आपसे एक और बात करना चाहता हूँ, क्योंकि आप रोजगार की बात करते हैं। कराची एक ऐसा डेवलप शहर है कि जिसके अंदर फैक्ट्रीज हैं और रोजगार के और बहुत सारे, अगर हम गवर्नमेंट की नौकरियों को, चंद हजार नौकरियों को निकाल के देखें तो ऑल ओवर आपको 3,000 से लेके 500 से लेके 3-4 हजार की दिहाड़ी भी कमा सकते हैं आप कराची के शहर में। लेकिन जिन इलाकों में पॉपुलेशन, जहां कच्ची आबादियां, जिस आप सिंध के कुछ इलाके हैं, वहां से अगर अर्बन ट्रांजेक्शन हो रही है तो आप उसको कैसे रोक सकेंगे? मैं बावजूद इसके, मैं इस सवाल का जवाब आज तक नहीं चाहता। पहले हसन भाई इसका जवाब आप दें। देखिए, मैंने पहले भी बोला कि अगर कोई भी शख्स आ रहा है वो हमारा मेहमान है कराची में, और कराची किसी की जागीर थोड़ी, कराची तो सबका है। हम तो चाहते हैं कराची से सब लोग रोज़गार और पूरा पाकिस्तान तरक्की करे इधर आके। यार हमें बड़ा अच्छा लगता है कि हमारे सिंधी भाई, हमारे पठान, पंजाबी, बलोची भाई जो है हमारे साथ मिलके काम कर रहे हैं। कतई हम इसके ख़िलाफ़ नहीं है। हम तो ये बात कर रहे हैं कि इसका चेक एंड बैलेंस होना चाहिए कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, बस इतनी सी बात है। मुझे अफसोस होता है, मैं देखता हूँ यहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड जो है वो 3-3, 4-4 डकैतों से अकेला मुकाबला करता है। आपने कभी उसकी तनख्वाह पूछी है कि उसको कितनी तनख्वाह मिलती है? 17-18 हजार ज्यादा, 16,000, वो भी 12 घंटे और उसके बाद जो है उसकी लाइफ इंश्योरेंस भी नहीं होती सर। उसके बाद वो मर जाए तो उसके घर वालों को 1 लाख रुपए भी नहीं मिलते, और वो मुकाबला कर रहा है किसका? डाकुओं का। वो 1 नहीं, 2 नहीं, 3-3 डाकुओं का मुकाबला कर रहा है अकेला शख्स। ये हमारे शहर के अंदर हो रहा है, और उसके बाद आप बोलते हैं क्राइम क्यों बढ़ रहा है, क्राइम क्यों बढ़ रहा है? क्राइम तो बढ़ेगा ना सर। आप जाहिर सी बात है उसको हक हलाल के पैसे तक नहीं दे रहे यार। गवर्नमेंट बोलती है 25,000 रुपये भंगी की तनख्वाह होनी चाहिए, और जो आपके जान का तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है उसकी तनख्वाह 15,000 रुपये। सर ये इंसाफ है आपके हिसाब से? मुझे तो कहते हुए शर्म आती है। कौन लोग हैं ये जो सिक्योरिटी कंपनी चलाते हैं? दरिंदे हैं यार ये। इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करती? क्योंकि उन्होंने पता नहीं 5 लाख 10 लाख रुपए दे के लाइसेंस हासिल किया हुआ है, और जो है वो लोगों की जानों के साथ खेल रहे हैं यार। आप कभी देखें तो वो बेचारे के पास जूते तक नहीं होते, फटे हुए जूतों में होता है वो मौजूद यार। इनके ऊपर कोई बात ही नहीं कर रहा, और वो बेचारे ये इन्हीं दस्तरखानों पे तो खाना खाते हैं। अगर वहां से खाने बंद कर दें तो 16,000 रुपए वाला बंदा कैसे खाना खा सकता है खरीद के? नहीं खा सकता सर। तो ये सारा सिस्टम ठीक करना पड़ेगा, हमें ठीक करना पड़ेगा यार। जी बिल्कुल नदीम, जहां इतनी आवाज उठती है, कभी आपने गवर्नमेंट को इस लेवल पे तवज्जो नहीं दिलाई? जी नदीम भाई, आप को भी इल्म है, हम हमेशा हर दूसरे हफ्ते जो है कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़े होते हैं, कभी 3 तलवार पे मुजाहरे कर रहे होते हैं, लेकिन जूं तक नहीं रोकती हमारे ऐवानों में। अभी हसन भाई ने बड़ी अच्छी बात की। देखिए कराची शहर जो है, यहाँ पर सिर्फ सिंधी, पंजाबी, बलोची, महाजिर, इवन आपका जो हमारे पख्तून भाई हैं और दीगर कौमियत हैं, सब बड़े प्यार से रहते हैं, मोहब्बत से रहते हैं। मैंने शुरू में आपसे कहा, ये हमें सिर्फ सियासी तौर पर हम पे तफरका डाला गया है, हमें फ़िरका वारियत और लासानियत की तरफ धकेला गया है, वरना हम सब बहुत ही वेलकमिंग हैं, बहुत मोहब्बत करने वाले हैं। ये सारा जो नदीम भाई, बहुत मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, इसमें हमारे हुकूमत का इसमें ज़ीरो इंटरेस्ट है। अगर वो चाहें तो बहुत कुछ ठीक हो सकता है। हसन, एजुकेशन के ऊपर क्या कहते हो? पाकिस्तान, कराची के अंदर एजुकेशन, गवर्नमेंट इदारों का जो हशर है, मैं हैरान हो जाता हूं कि अगर आप सिंध छोड़े, अभी मैं पंजाब होके आया, पंजाब में मैंने गवर्नमेंट के लोगों ने प्राइवेट स्कूलों से निकाल के, वो कहते हैं हमें गवर्नमेंट स्कूल ज्यादा बेहतर लगते हैं, कि जिस तरह का म्यार तालीम हमारा प्राइवेट स्कूलों का, वैसे तकरीबन हमें कम से कम पैसे तो बच जाते हैं। लेकिन कराची और सिंध में तो मुझे गवर्नमेंट स्कूल नजर ही नहीं आते। कर रहे हैं सर, कोशिश कर रहे हैं कराची की यूथ के लिए। अभी एक हम लोगों ने सिलसिला शुरू किया मुस्तकबिल पाकिस्तान के नाम से, और उसमें जो है जो प्राइवेट इदारे होते हैं ना, उससे भी ऊपर की तालीम देने जा रहे हैं बच्चों को। और वो कोर्सेज जो बच्चा से ख्वाब देखता है, हाईटेक कोर्सेज जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंसेस, इस तरह के कोर्सेज मौजूद हैं, वेब डेवलपमेंट हो गया, ग्राफिक, अमेजन वगैरह, ये सारे कोर्सेज जो हैं, इसकी कोई फीस नहीं ली जाएगी, सिर्फ 1,000 रुपये रजिस्ट्रेशन चार्जेस लेंगे। वो भी इस वजह से कि बच्चों को ऐसा ना लगे कि मैं क़रात भीख ज़कात में पढ़ रहा हूँ, उसको ये लगे कि भाई पैसे दे के पढ़ रहा हूँ, उसकी खुददारी को ठेस ना पहुँचे। तो इस लेवल के वहाँ पे इंक्यूबेटर बना रहे हैं, वहाँ पे सिस्टम्स रख रहे हैं। देखें, वही वाली बात है कि हम हमेशा से इंतज़ार में बैठे रहते हैं कि कोई आएगा, क्या पता वो आपका इंतज़ार कर रहा हो। तो आपको खुद उठना पड़ेगा, खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। आज जेडीसी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी ना सर, IT सिटी बनाई ना सर, हमने जेडीसी को देख के सीखा
हमने उनकी नकल करके सीखा। हम चाहते हैं ऐसे लोगों की नकल करें। जफ़र अब्बास इस शहर के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। हम जफ़र भाई से सीखते हैं, हम बनना चाहते हैं वैसे। आजकल बच्चों के आइडियल कौन है? ये जो पता नहीं किस तरह के टिकटॉक या वो फनी वीडियोस या पता नहीं क्या प्रैंक बना रहे हैं। हमने तो अपने आइडियल सामाजिक कारकुनों को बनाया। हमने तो बोला हम जफ़र अब्बास की तरह दिखना चाहते हैं, चलना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं। भाई आप अच्छे लोगों को आइडियल बनाते हैं ना, जो मुल्क और कौम के लिए काम कर रहे हैं। अगर कोई ओन नहीं कर रहा तो हम क्या करें? हम देखते रहें कि भाई कोई आएगा, इंतजार करें? भाई आपने तालीम का निज़ाम तबाह बर्बाद कर दिया। आज भैंसे बंदी हुई ना गवर्नमेंट कॉलेजेस में, स्कूलों में, आपने देखा होगा, रिपोर्टें आती हैं, देखते हैं हम टीवी पे ना। तो हम यही देखते रहे, तो हम उनको बोले नहीं यार आपको कोई ऑन नहीं कर रहा तो आप कभी भी, अल्लाह ताला ने अगर हमारी बात कोई 4 लोग सुनते हैं तो हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली ना सर। आज देखिएगा जब यहाँ से बच्चा पढ़ के निकलेगा और वो किस लेवल का पढ़ेगा, और उसको यहाँ पे कोई इंस्टीट्यूट नहीं है सर, इनक्यूबेटर इसलिए बनाया है कि उसको सिर्फ तालीम नहीं देंगे, उसको तरबियत भी करेंगे, सारी चीज़ें सिखाएंगे उसको सब, कि कल तुम्हारे जॉब का इंटरव्यू तो कैसे बैठना है, किस तरह से बात करनी है, क्या बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, सब चीज़ें सर सारी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। और इंशाल्लाह आप देखिएगा अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह के फजल से देखिएगा बहुत बड़ा काम करेंगे। हसन और एहसन हमारे साथ हैं। इब्ने मरियम हुआ करे कोई, यकीनन इब्ने मरियम आएगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। कराची की लॉ एंड ऑर्डर कंडीशन पे भी बात हुई, एजुकेशन पे भी हुई। अब एक अहम इशू है, उस पर भी बात करते हैं। ऐसा कराची की जितनी सियासी जमातें हैं, एक कहती है कि कराची मेरा है, एक कहते हैं कि कराची हमारा है, कुछ कहते हैं कि हम आए हैं पैराशूट से उतर के आए हैं और फिर उनके वजीर आजम ने कराची का चक्कर ही नहीं लगाया। तो इस सियासी पार्टियों की क्यों स्टेक नहीं, क्यों हमारी जरूरत नहीं है उनकी, कराची जरूरत क्यों नहीं है? नदीम भाई, हर सियासी जमात ने कराची को अपने मफादात के लिए इस्तेमाल किया है। हर सियासी जमात की तरजीहात में कभी कराची रहा ही नहीं है। आप चाहे जो भी निकाल के देख लें, जो कराची को अपना कहती थी वो भी कराची के अपने नहीं बने। जो कराची को अपना कहती थी उनका मेयर 4 साल रह के गया है। नदीम भाई, अगर आप बेख्तियार थे तो आप क्यों रहे? नदीम भाई, किसी ने भी कराची को अपना समझा होता तो आज कराची इस तबाही के दहाने पे नहीं खड़ा होता, कोई भी कराची को नहीं अपनाता। असल पीपल पार्टी हमारी बहुत बड़ी इस टाइम अक्सरियत से आ जाती है सिंध के अंदर, उसको क्या ऐसा, जबकि माशाल्लाह उनका हब है, हेड ऑफिस हैं, सब कुछ कराची से शुरू करते हैं वो तहरीक अपनी, लेकिन कराची को तरजीह नहीं दे रहे होते। हालांकि माशाल्लाह वोट बैंक और सीटें भी मिल जाती हैं उनको। सर यही तो हम समझ नहीं पा रहे आज तक। शायद कोई जादू का चिराग लेकर आएंगे तो शायद उसका जवाब मिल जाए। यही समझ में नहीं आता कि वो इधर रह भी रहे हैं, यहाँ पे जो है अपने महल भी बना रहे हैं यहाँ से पैसा ले जाके, और उसके बाद भी कराची वालों को कुछ नहीं मिल रहा, कराची वालों को कुछ हासिल नहीं हो रहा। अभी देखें ना, मुशर्रफ और मुस्तफा कमाल के दौर के बाद तो कराची में रोड डली नहीं है। अगर कोई बोलता है कि रोड बनी है, डामर डालने को रोड थोड़ी डालते हैं, कारपेटिंग होती है। बिल्कुल रोड उसके उस दौर के बाद कराची में कोई भी रोड नहीं बनी, हमने तो अपनी आंखों से नहीं देखा। 4 पत्थर डाल के कारपेटिंग कर देते हैं, उसको कहते हैं रोड बना दी। नहीं भाई, रोड ऐसे नहीं बनता, रोड पूरा खुदता है, उसके अंदर डामर डलता है, बजरी डलती है, पत्थर डलते हैं, नीचे की सीमेंट बनती है पूरी। हमने कभी भी नहीं देखा कराची में रोड बनते उस दौर के बाद। तो अब इंतजार कर रहे हैं कि क्या पता, शायद अभी एक सुनने में आ रहा है कि MPM दोबारा एक हो रही है और मुस्तफा कमाल साहब भी आ रहे हैं, तो क्या पता दोबारा एडमिनिस्ट्रेटर साहब को देखें, और अगर मुस्तफा कमाल आ गए तो शायद कराची वालों ने एक ही दौर में कराची बनते हुए देखा था, तो शायद मुस्तफा कमाल साहब आए तो उसके बाद हम देखें कराची बन जाए। लेकिन इन लोगों के रहते हुए तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है। मतलब हमने देख लिया ना, 2008 के बाद से तो लगातार पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। क्या किया आपने देखा ना यार, एक बारिश होती है कराची, एक आपने देखा होगा स्विमिंग पूल का मंजर पेश कर रहा होता है, और आप लहरें आ रही होती हैं भाई, इधर पानी, मतलब पूरे इलाके डूब जाते हैं। और ये कोई वो वाली बारिशें नहीं है जो वो होती थी सन 94 में या 95 में 96 में, सही है। ये आज की बारिश है, आज तो बारिश होनी है, कराची में दरख्त ही कहाँ है जो बारिश होगी तेज। तो उसके बाद ये हालत है क्योंकि वो लाइनें, जहां पे गटर लाइनें डली हुई है वहां पे इनके वोटर्स बैठे हुए सारे, और उनको हटा नहीं सकते।
तो ये सारे सिलसिला है ना, इंक्रोचमेंट ने तबाह कर दिया आपके मुल्क को। जहाँ आप ये देखें, आप कभी चक्कर लगाएं किसी कच्ची बस्ती में, वहां पे 80 गज पे 60 गज पे 6-6 मंजिला बनी हुई है, बिल्कुल और ऐसे। सारी गैर कानूनी डीसी लीज के ऊपर, कोई गिराने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। और हर कोई जो जाके वही वाली बात है, वो बोलता है मेरे पास इख्तियारात नहीं है, वो बोलता है मेरी तरजीहात में शामिल नहीं है। मुझे तो अफसोस होता है कि कराची का शख्स जो है वोट देता है एमएनए एमपीए को, एमएनए एमपीए बोलते हैं हमारे पास इख्तियारात नहीं है। तो भाई मैं वोट किसको दूं, आप ही बता दें भाई। मेरे मेयर बोलता है मेरे पास इख्तियारात नहीं है, तो इख्तियारात हैं किसके पास? वजीर आला की तरजीहात में शामिल नहीं है। हमारा मसला तो सर वहीं का वहीं है। हसन, बात इन्होंने हसन ने की है स्ट्रक्चर पे। कराची में पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रही है, एक ही 80 गज के मकान के ऊपर 8-8 मंजिलें बन रही हैं। कब तक ये फैक्टर, कोई रोकने वाला ही नहीं है इसके ऊपर? जी जी बिल्कुल नदीम भाई, मैंने शुरू में आपसे कहा था कि कराची को कंक्रीट का जंगल बना दिया है, और इसमें बहुत बड़ा हाथ जो है एसबीसीए का भी है। एसबीसीए वाले जहाँ छत डली होती है वहां पे बिरयानी मांगने जी जरूर आ जी जाएंगे। बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल आते हैं। यहाँ पर आपके जहाँ पर कहीं आपकी बजरी देखती है, पुलिस सबसे पहले पहुंचती है अपना। तो ये नदीम भाई, हमारा हुक्मरानों ने हमें तो सिर्फ इस लैंड माफिया, कब्जा माफिया, ट्रांसपोर्टेशन माफिया, गदागीर माफिया, इनके आगे खुला छोड़ा हुआ है। आप सही कह रहे हैं। देखिए, हमारा जो निज़ाम था वो इस तरह का, हमने अपने निज़ाम में इम्प्रूवमेंट नहीं की। हम जैसे आपने कहा 80 गज में जहाँ पर 12 लोग रहते थे, आज हमने वहाँ 1200 लोग बसा दिए हैं, जबकि आपके नकासी सीवरेज की आपका लाइन वही सीवरेज है, के हाँ। लाइन की वही है, आपका नकासी आप नहीं है, आपकी गटर लाइन उबल रही होती है, आपकी सड़कें नहीं है। इस तरह नहीं होता नदीम भाई। हमारे यहाँ टाउन प्लानिंग ही नहीं है कभी। सिर्फ एक अंधाधुंध आपने जो दी, उसने मांगा उससे लिया, इसको दे दिया, उस पर बना दिया, कोई प्लानिंग नहीं है नदीम भाई। इस तरह मेट्रोपॉलिटन सिटीज नहीं चलती। अच्छा हसन, एक बात बताएं, मुझे बताएं, इस्लाम के लिए इस्लामाबाद की जरूरत होती है, इसी तरह कराची के लिए भी इस्लामाबाद की जरूरत पड़नी चाहिए। मुझे ये बताएं, इस्लामाबाद कोई भी ऐसा नहीं है कि इस्लामाबाद से, देखिए हमारे पास तो स्ट्रक्चर में कोई ऐसी तरजीहात में आती ही नहीं है। मुझे समझ नहीं आती कि आखिर कराची को क्यों नजरअंदाज किया जाए, जबकि दूसरे शहरों में, अभी देखें K4 का मंसूबा 3 दफा रिजेक्ट होने के बाद दोबारा मिला, जबकि उन्हें पता था कराची आज के 5 साल बाद कराची प्यासा मर जाएगा। K3 कब बना था? जी जी K3 और K3 कब बना था? आज से 12 साल से उसमें एक बूंद पानी भी नहीं आया नदीम भाई उसके पास। और उसके बाद अब K4 पे बहस चल रही है, अब बोल रहे हैं 2025 के बाद कराची में पानी नहीं होगा, नहीं होगा। जी होगा। और उसके बाद जंग होगी यहाँ पे, क्योंकि जहाँ पे वही वाली बात है, जहाँ पे 10 लोग रहते थे आज 100 लोग रह रहे हैं वहाँ पे। टैंकर माफिया अपना मस्जिद से बिजनेस कर रहा है। वहाँ पे पानी आता है सर, टैंकर माफिया, वहाँ पे पानी वहाँ आता है। पानी हमारे आता है, घरों में बिल्कुल, लाइनों में हमारे पानी घरों नहीं में आता। आएगा। टैंकर माफिया को भरपूर पानी मिलता है। औरंगी टाउन में पानी नहीं है, सरजानी टाउन में पानी नहीं है, गुलशन इकबाल गुलिस्तान जौहर में पानी नहीं है। आप देखिए हर जगह तो बोरिंग, अबे जमीन के अंदर पानी खत्म हो गया, अब बोरिंग में पानी नहीं निकलता। बोरिंग में नहीं, कितना निकालोगे जमीन से? जमीन तो अब आग बरस रही है ना, सारा पानी तो खींच लिए। तो अब हमारे यहाँ तो कोई भी प्रोजेक्ट बनता है, सही है, उसके बाद जो है ना लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है, बहस शुरू हो जाती है। K4 की बात कर लें, KCR की बात कर लें, मास ट्रांजिट की बात कर लें। आज पता नहीं लाहौर में ऑरेंज लाइन बन गई, मेट्रो बन गई, कराची में नहीं बन पा रही सर। अभी तक मेट्रो का आधा अधूरा जो हालांकि उन्होंने सारे बैरियर कवर किए, जो भी बैरियर आया उन्होंने निकाल दिए। आधा अधूरा इफ्तिताह करके चले गए वजीर आजम साहब, जो साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब, लेकिन आज तक मेट्रो कंप्लीट नहीं हुई है। अभी रेड लाइन चल रही है, उसके बाद पता नहीं कौन सी ब्लू लाइन यूनिवर्सिटी रोड पे खोद दिया है। 4 साल तक ये खुदा रहेगा सर, उसके बाद नई हुकूमत आ जाएगी, वो बोलेगी प्लान सही नहीं था, वो कैंसिल कर देगी। यही तो हो रहा है सर। हसन जी, माशाल्लाह प्रोग्राम अपनी आबोताब से चल रहा है। मुझे ये बताएं, कराची का स्ट्रक्चर तबाह व बर्बाद है, कराची की सड़कों का कोई हल तो होगा आपके पास? इतने अरसे से आप इनका कोई हल देते भी होंगे आप जाके इदारों जी जी बिल्कुल हम देते हैं नदीम भाई, लेकिन यहाँ पर जैसे मैंने आपसे अर्ज किया, यहाँ पर टाउन प्लानिंग नहीं, हमारे यहाँ कोई प्लानिंग से काम नहीं होता। हम ठेकेदार को एक सड़क ही देते हैं। जैसे आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, आप जमशेद रोड वाली सड़क देख लें, मेरा ख्याल से मेरे सामने 6 महीने में 600 दफा बन चुकी है। अभी 1 हफ्ते में उसका वो किसी ने, वो आपके रिपोर्टर ने किसी ने दिखाया था कि वो पत्थर से वो निकालिए। तो इस तरह आप सिर्फ जब जहां करप्शन होगी वहां काम नहीं होंगे। अभी हसन बेग भाई ने बताया कि वो सारा ये जौहर वाला और ये सारी एक साथ आपने इतनी सड़कें खोद दी हैं, इनको कब बनाएंगे? सिर्फ आप टाइम तो वो वैसे ही आप 3 साल का दे रहे हैं, लेकिन अल्लाह ना करे मुझे तो ये 10 साल में भी बनती हुई नजर नहीं आ रही। वो हमारी आपकी मेट्रो लाइन देख लें, कब से खुद ही पड़ी हुई है, कोई काम नहीं हो रहा। यहाँ ट्रांसपोर्टेशन देख लें, आपने 3-4 बसें ये अपनी रेड बस उतार दी हैं, इससे मसले हल नहीं होंगे नदीम भाई। नहीं हो। हसन,
एक चीज और बताओ कि कराची में तनवीर नाम का एक लड़का पिछले दिनों एक व्लॉगर था, कैमरा लेके सड़कों पे घूम रहा था, ब्लॉगिंग कर रहा था, मोबाइल छीन के उसका पूरा इंस्ट्रूमेंट छीन के भाग गए, कोई हल नहीं निकला सवाए चीखने और चिंगाड़ने के। सर यहाँ पे एक तनवीर की बात नहीं हो रही, एक ब्लॉगर की बात नहीं हो रही, यहाँ पे हर कराची में रहने वाले शख्स की बात हो रही है। एक मोबाइल फ़ोन 25,000 रुपये का जो मोबाइल फ़ोन है मेरी जान का दुश्मन बन चुका है आज। बेशक। ठीक है, मतलब असल टीटी हमारे हाथ में ये है जिससे हमें मार दिया जाएगा। हाँ, तो हमने ये रखा हुआ, ये हमारा कसूर है, और अगर ये हम नहीं देंगे, कैसे दे सकता है बताएं ना। इसके अंदर मेरी फैमिली की तस्वीरें हो सकती हैं, मेरे बच्चे की बात हो सकती है, कुछ भी हो सकता है ना, मैं क्यों दूँ आपको, मेरा पर्सनल डेटा है सारा है। अगर वो बेचारा कोई रेजिस्ट कर रहा था, अब तो ये आ गया है कि वो डकैत जो हैं वो बोलते हैं इसका कोड क्या है, कोड पूछ के जाते हैं मतलब ताकि फुल बेचने तसल्ली में से लूट आसानी के हो। वो जाहिर सी बात है, तसल्ली आपने देखी नहीं एनएडी में किस तरह से मार के गए हो, बिल्कुल तसल्ली थी, आराम से मार के जा रहे हैं, और वो कोई पूछने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है, कोई सीसीटीवी कुछ भी नहीं है, और उसके बाद बड़ा जश्न मना रहे हैं कि हमने पकड़ लिया। उस बच्चे की वो वापस ला सकते हो, उसको जिंदा कर सकते हो आप, हैं। वो बच्चा अभी 2 हफ्ते बाद ग्रेजुएशन करने वाला था, उसको डिग्री मिलने वाली थी। एक माँ बाप के लिए कितना बड़ा दिन होता है कि जब उसका बच्चा डिग्री करता है। वो पूरा दिन धूप में बैठे रहते हैं कि मेरे बच्चा जो है आज वो गाउन पहनेगा और वो तस्वीर खिंचवाएगा। ये सारी खुशियां उनके घर वालों से छीन ली गई ना। और उसके बाद आप बता रहे हो कि हमने तो 24 घंटे के अंदर पकड़ लिया, या जब मेरा हाथ कट जाएगा उसके बाद जो है आप बोलोगे देखो मैंने काटने वाले को पकड़ लिया, क्या फायदा। तो आपने तो उसको वो लॉस तो कभी भी पूरा नहीं हो सकता ना। तो आपको कानून को ये जो जिस तरह की जो फोर्सेस बनाई हुई जो आप अभी जिक्र कर रहे थे, इनको आपको पता नहीं सेफ सिटी प्रोजेक्ट हमारा पता नहीं कब से हम सुन रहे हैं। आखिरी बार शहर के अंदर कैमरे मुस्तफा कमाल के दौर में लगे थे 1300 कैमरे, उसके बाद कराची में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे, और वो जो लगे हुए थे वो उनकी कोई रिपेयरिंग नहीं थी, सफाई नहीं थी, वो सब तबाह बर्बाद हो गए। और उसके बाद जो है यहाँ पे बाहर मुल्कों में तो आपको मालूम है ये जो जितने भी सीसीटीवी कैमरे डिवाइसेस होती हैं ये एआई से कनेक्टेड होती हैं। आपको सारी चीजें, कोई वेपन निकालता है तो वहां पे पॉपअप हो जाता है कि इसने कोई सस्पिशियस एक्टिविटी करने जा रहा है। हमारे मुल्क की पुलिस तो चाय के होटल पे इतने मजे से बैठी होती है ना, जैसे लगता है कि इधर 4 साल से कोई क्राइम ही नहीं हुआ है। जी बिल्कुल बिल्कुल नदीम भाई, मैं इस पे बिल्कुल ऐड करना चाहूँगा कि हमारा जो कराची की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो इतनी बदतर होती जा रही है जिसकी वजह से लोगों ने हिजरत करनी शुरू कर दी है। अभी आपने कहा लाहौर में भी तो काम हुआ है, लाहौर में भी तो सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स है। हम अपने आप को इस्लामाबाद में जाते हैं तो वहां पर हमें लगता है कि या किसी दूसरे मुल्क में आ गए कि हम रातों को फ्रीली मूव कर रहे होते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, एहसन भाई और हसन जो कहता था ठीक था। आप इधर ना जाएं, आप कराची में चले जाएं। कराची में एक ऐसा इलाका भी है जहां आपको सिक्योरिटी का एहसास हो जाएगा। मैं क्या कहूं, हिडन आई आपको सिर्फ दिखा सकती है। पिछले दिनों हमारे एक उस्ताद एक मुल्क में गए घूमने के लिए, नाम नहीं लूंगा, वहां उनके वॉलेट, उनका बटुआ गिर गया। पुलिस को उन्होंने फोन किया, पुलिस आई, उनकी जेब में जितने डॉलर थे पुलिस वालों ने कहा कि आप हमारे मेहमान हैं, अगर आपका बटुआ मिल गया ठीक है, नहीं तो ये आप जब तक अपने डॉलर रखें क्योंकि आप ट्रैवल में हैं, हमें मालूम है आपको ज़रूरत होगा, आपने पेमेंट करनी होगी। अगर वो बटुआ मिल गया ठीक है, नहीं होता तो हम आपका वॉलेट, नहीं तो आप ये पैसे यूज़ कर सकते हैं। ये एक आम पुलिस का रवैया था वहाँ पे। हमारे यहाँ टूरिस्ट तो दूर की बात, हम अपने शहरियों को भी लूट लेते हैं। दुख तो होता है, लेकिन क्या करें, इसी दुनिया के साथ जिंदा रहना है। हमें है हुक्म अज़ां, हम हुक्म अज़ां के ऊपर अज़ां ज़रूर देंगे। मेरे अज़ान देने वाले इन दोनों साथियों का भी शुक्रिया। देखते रहिएगा हिडन आई।